जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जीके के एक और नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारे जीके का तीसरा क्लास है, आप देख सकते हो, जहाँ पे एक बार फिर से हम जो है कुछ डिटेल स्टडी करने वाले हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड नए चैप्टर का। तो यहाँ पे जो हमारा नया चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं वो है भारतीय नदियां। तो यानी यहाँ पे इंडियन रिवर से संबंधित सब कुछ डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आप नौसेना की तैयारी कर दो या फिर वायुसेना या फिर एनडीए या फिर कोस्ट गार्ड की, तो प्लीज आप इस क्लास को किसी भी हाल में स्किप मत करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी डिटेल स्टडी क्लास से बनेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। चलो शुरू करते हैं क्लास को। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि आपने डीआरडीओ का फॉर्म भर रखा है और डीआरडीओ की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी पे टारगेट डीआरडीओ 2021 नाम का कंप्लीट बैच कोर्स चालू हो चुका है। कब से चालू हुआ है? 24 मई से देख लेना। कंप्लीट ये 90 डेज का बैच कोर्स है, जिसमें जो भी टॉप एजुकेटर अवेलेबल है अनअकैडमी के वो सभी लोग इसमें क्लास ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबको आप जानते हैं, सभी इन टॉप एजुकेटर को जानते हैं। तो यदि आप डीआरडीओ की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और साथ में जो मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये विजय नाम का, विजय एयरफोर्स 2021 नाम का एक और कंप्लीट बैच कोर्स चालू हुआ है, जो कि टोटल 90 दिन का जो है बैच कोर्स है। तो ये कब से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है आपका 26 मई से। कब से? 26 मई से शुरू हो रहा है। सभी टॉप एजुकेटर इसमें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, सभी टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं, जो कि आज से 26 मई से शुरू हो रहा है। तो भाई कुछ नहीं करना है, यदि बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स XY ग्रुप का, तो फटाफट अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और आज ही से जाकर के बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, जो आज ही से शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर अपने आप को रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेज यूज कर लेना, सभी कैपिटल में है। ठीक है, सभी एक ही में कैपिटल में स्टैंड अप क्लासेज यूज कर लेना, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेज भी चलती हैं। तो रेफरल कोड यूज करने के बाद आप उन क्लासेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और जब आप प्लस कोर्सेज बाई करोगे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का, आप देख लो, अलग अलग है। ठीक है, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो जाओ फटाफट अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दो। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अब ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला हिमालय की नदियां, ठीक है, जो हिमालय से निकली हैं। अगला प्रायद्वीपीय नदियां जो है आपकी, उसके बाद तटीय नदियां और अंत में आपका है अंतरराष्ट्रीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। चौथा है आपका मतलब जो स्थलीय क्षेत्र में प्रवाह करती हैं जो नदियां। आज हम जो है इन सभी नदियों के बारे में विशेष, जो भी इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ये कहाँ से निकलती है, उनकी ओरिजिन क्या है, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है और ये कहाँ पे जाकर के गिरती है। क्योंकि ये जो 3 विषय हमारा ना, यहीं से मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन रिवर से संबंधित। तो चलिए नीचे आइए, देखते हैं सबसे पहला रिवर कौन सा दिया गया है। तो सबसे पहला रिवर दिया गया है गोमती नदी। ठीक है, देखिएगा क्या दिया गया है। गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गुरुदेव इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो लखनऊ जो है कहाँ पे बसा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गुरुदेव जो है इसी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है ये जाकर के। ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। नीचे आ जाओ, अगली है आपकी गंडक नदी। सबसे पहले गंडक नदी के बारे में एक विशेषता मैं आपको बता दूं, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी का उद्गम जो है नेपाल के तिब्बत की सीमावर्तीय पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। ठीक है, सब कुछ नोट करते हुए चलेगा, स्पेशली यही पूछता है कि कौन सी नदी कहां से जो है निकली हुई है। अगला है नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका अलग नाम भी याद करो, शालिग्रामी और नारायणी नदी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में रहते हुए ये नदी पटना के पास, कहां पे? पटना के पास जो है गंगा में जाकर के मिल जाती है। गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 425 किलोमीटर। नोट कर लेना। नीचे आ जाओ, अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है हमारी कोसी नदी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट जो है नदी है। तो कोसी नदी का उद्गम जो है प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखना, कोसी नदी का उद्गम जो है प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, जो कि नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा से के पर्वतों से निकली हुई है। इन 7 धाराओं में सबसे बड़ी धारा कौन का नाम क्या है? अरुणा है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई कुल कितनी है? 750 किलोमीटर। नोट कर लेना। ठीक है, नीचे आ जाओ। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ की वजह के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति जो है पहुंचाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो कोसी नदी को याद कर लेना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है? ये भयंकर जो है बाढ़ आता है, इसमें भयंकर बाढ़ लाती है और मतलब हर वर्ष जो है क्या होता है? जनधन की अपार क्षति करती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है,
चलो शोक नदी कहा जाता है। चलो नीचे आ जाओ, अगला दिया गया है दामोदर नदी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। ये झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा उंगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाई जाती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है इसे। ठीक है, इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेंसेंट नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। याद कर लेना, दामोदर नदी पे कौन सी जो है परियोजना इस पे बनी हुई है, तो इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, संचालित है, जो कि किस पे आधारित है, अमेरिका की टेंस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है ये। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद करने लायक है कि ये देखो, ये पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में जो है बाढ़ लाती है, जिससे भारी तबाही होती है। ठीक है, इसके कारण ये बिहार में कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की शोक नदी कही जाती है। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, अगला है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के बारे में क्या दिया गया है, यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी को उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम यमुना पड़ा है, यमुनोत्री नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, कहां पे, उत्तराखंड के जो है यमुनोत्री नामक स्थान से हुआ है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। भाई ये सभी चीजें जो है आप याद रखना। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। ये लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी में जो है टोंस है, चंबल है, बेतवा है, केन है तथा काली सिंधु आदि शामिल है। ठीक है, तो गंगा नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो 2-4 के नाम तो आप याद कर ही लो। जैसे सबसे पहले टोंस है, चंबल है, बेतवा है, केन है तथा काली सिंधु आदि शामिल है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यमुना नदी को भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। ठीक है, नीचे आ जाओ, उसके बाद आ गया चंबल नदी। चंबल नदी पे ध्यान देना भाई। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाओ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग कितनी है, 950 किलोमीटर है। यह नदी बेहड़ों तथा गड्ढों का जो है निर्माण करती है। नोट कर लेना चंबल नदी के बारे में। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं यार, एयरफोर्स वाले जो है एग्जाम को लेकर के काफी परेशान है, जो भी एयरफोर्स के कैंडिडेट है। कोई कह रहा है जो है कि सर, कोई बोल रहा है कि जुलाई में पेपर होगा, कोई बोल रहा है सितंबर में पेपर होगा। तो भाई आप जुलाई और सितंबर के बीच में मत फंसो, आप अपनी तैयारी हर समय जो है जारी रखो। ठीक है, तो घाघरा नदी के बारे में क्या दिया गया है कि इस नदी का उद्गम जो है मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। भारत के पठार पर स्थित है ये। यह नेपाल के मध्य से बहती हिमालय तथा शिवालिका श्रेणियों को पार करते समय क्या होता है, ये राशिपणी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा की कुल लंबाई कितनी है, 1200 किलोमीटर है। ठीक है, नीचे आ जाओ, सतलज नदी देख लो। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुई है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी का लंबाई लगभग कितना है, 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बंधा हुआ है, नाम याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर ही बना हुआ है। तो ये नदी अपने उद्गम स्थल से लगभग कितनी लंबाई तय करती है, 1500 किलोमीटर दूरी तय करके ये कहां पे जाती है, पाकिस्तान की चिनाब नदी में मिल जाती है। और भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 150 किलोमीटर। और कौन सा प्रसिद्ध जो है बांध यहाँ पे है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है इसी नदी पर है। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, गंगा नदी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। गंगा नदी हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या दिया गया है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जिसके कारण इसका नाम गंगा पड़ा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेना। गंगा नैया हमेशा पूछता है, इसका जो उद्गम स्थल है ना वो हमेशा पूछता है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के गौमुख हिम नदी के निकट जो है गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी के देवप्रयाग में मिलने से इसका नाम गंगा नदी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस नदी का गंगा नाम क्यों पड़ा हुआ है, अगर वास्तव में बात करें तो गंगोत्री तो ये तो छोड़ ही दो आप, इसका जो वास्तव नाम गंगा पड़ा है वो भागीरथी और देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी के जो है देवप्रयाग में मिलने से इसका नाम गंगा पड़ा है। ठीक है, इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है। ठीक है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। एग्जाम में काफी बार आ चुका है और बहुत लोग गलत भी करते हैं, नोट कर लेना। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। उसके बाद दिया गया है बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। और नदी की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2510 किलोमीटर। मतलब कि जो है भारत में
सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है भाई? आपकी गंगा है, नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तक जो है बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा है। अब आप खुद सोचो, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और आपके भारत में लगभग ये 2510 किलोमीटर जो है अकेले बहती है। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में क्या करती है? विश्व प्रसिद्ध जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको मिल गए। सबसे पहले कौन सी नदी जो है इसका फॉर्मेशन करती है? गंगा नदी। और कहां पे आई है सुंदरवन डेल्टा? पश्चिम बंगाल में। दो क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ से। उसके बाद दिया गया गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, सोन, गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। आगे दिया गया रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। नीचे आ जाओ। सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है, याद कर लेना, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। भारत में लगभग ये कितनी लंबी है? 992 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो मतलब इतनी लंबाई में ये बहती है भारत में। बताओ इसकी जो लंबाई है भाई वो गंगा नदी से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे कम बहती है, ठीक है। 992 किलोमीटर लगभग, और गंगा लगभग 2510 किलोमीटर अकेले जो है भारत में बहती है। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। याद कर लेना, ये हमेशा पूछा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ। अगला दिया गया है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के बेरीनाग नामक स्थान से हुआ है। वूलर झील में मिलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर तथा भारत में ये लगभग कितनी लंबी है? 400 किलोमीटर, ठीक है। याद कर लेना, यही सबसे मुख्य है, कितनी लंबी है और भारत में कितना बहती है, ठीक है। उसके बाद दिया गया ब्यास नदी। ब्यास नदी क्या दिया गया भाई? इस नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। ये कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुल लंबाई कितनी तय करती है? 470 किलोमीटर की, और कहां पे जाके मिलती है? पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी की बात कर ले तो, और इसका जो उद्गम है वो कहां? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, आपको करना क्या है, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां वहां पे स्टैंड अप क्लासेस को टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो स्टैंड अप क्लासेस के, और वहीं पे आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा डाउनलोड करके नोट बनाते हुए चलो, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, मैं जानता हूँ वो नोट बना रहे हैं। अगला दिया गया चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की जो है लाहौल बारालाचा दर्रे से निकलती है। ये पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1880 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान में जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी को ध्यान से पढ़ना। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। यही चीज देखो, उद्गम कहां से हुआ है, कितनी लंबाई है, भारत में कितनी बहती है, कहां पे जाकर के गिरती है, यही सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित करती है। शिव, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कौन सी नदी फॉर्म करती है? कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो ये नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए कहां पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई श्रीपा नदी की, ठीक है। तो श्रीपा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, याद कर लेना, ठीक है। आपको बस याद रहेगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप आसानी से पता कर लोगे कि महाकालेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में है। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश। तो श्रीपा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का, ठीक है, उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्षों में क्या होता है? कुंभ मेला लगता है महाकालेश्वर मंदिर में। चलो उसके बाद दिया गया माही नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो उद्गम है अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है तथा ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज नोट कर लेना। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी? माही नदी, याद कर लेना। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नीचे आ जाओ।
साबरमती नदी की बात करते हैं तो साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है, तथा खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए हैं, याद कर लेना दोनों, ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं, नीचे आ जाओ, नर्मदा नदी को लेकर के। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात में भड्डौज के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, याद कर लेना। यह नदी एक्स्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक्स्यूरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। तो इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना तीनों की तीनों है, तीनों को याद कर लेना। नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आते हैं, बात करते हैं ताप्ती नदी को लेकर के। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए गुजरात में सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर, याद कर लेना। नीचे आ जाओ, गोदावरी नदी देखते हैं भाई साहब। गोदावरी नदी दिया गया है, गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है, ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल, ये याद कर लेना, गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद कर लेना। दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में अंतर है, ठीक है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है। वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। नीचे आ जाओ, कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। कृष्णा नदी के बारे में दिया गया है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर देख लेना कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना, दोनों परियोजनाओं को याद कर लेना जो कि कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना एग्जाम में हर बार आता है और श्री सैलम वाला भी जो है लगभग हर बार पूछा जाता है, श्री सैलम परियोजना। नीचे आ जाओ, बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। दिया गया है, बेतवा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। ये रायसेना जिले में स्थित कुमारगांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई लगभग 475 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। दोनों बांधों को याद कर लेना, माता टीला और राजघाट बांध, ठीक है, बेतवा नदी पे। किस पे? बेतवा नदी पे। नीचे आ जाओ, महानदी की बात करते हैं। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिहावा पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीरा कुंड बांध बना हुआ है भाई, महानदी पे, याद कर लेना, ठीक है। नीचे आ जाओ, अगला दिया गया सोन नदी, बेहद महत्वपूर्ण है। सोन नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई लगभग कितनी है भाई? 775 किलोमीटर, ठीक है, 775 किलोमीटर। इस नदी पर बाण सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना हर बार पूछा जाता है भाई। बाण सागर परियोजना, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, रिहंद परियोजना दोनों याद कर लेना। किस नदी पे है भाई? सोन नदी पे है। तो इस नदी पे बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना, कुछ भी याद करो सोन नदी के बारे में या नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें याद कर लेना और कुल लंबाई याद कर लेना सोन नदी के, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आते हो तो दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या दिया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के स्थित, ये एग्जाम में इसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पूछ लेता है, तो इसको ध्यान से देखना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। कहां से? मानसरोवर झील से हुआ है, तिब्बत में, ठीक है। इस नदी का उद्गम स्थल से समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 5150 मीटर होता है, ये किलोमीटर नहीं होता, 5150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं? सांगपो नाम से, ठीक है। तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये दिहांग कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है जब ये भारत में प्रवेश करती है? दिहांग नाम से। तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में प्रवेश करती है तो वहां पे दिहांग। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया था। तथा
ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो ये सबसे लंबी नदी है आपके भारत की, लेकिन ये भारत में इतनी लंबी नहीं बहती है। भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा है। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है आपकी? 2900 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर जो है बहती है। कितनी है? 916 किलोमीटर। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप स्थित है। याद कर लेना, एग्जाम में हर बार आता है। तो भाई फाइनली आज का जो हमारा क्लास है भारतीय नदियों का यहीं पे खत्म होता है। अभी भी कुछ डाउट हो भाई कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर पीडीएफ ले लेना और चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि सभी क्लासेस की पीडीएफ वहीं पे मिलती रहती है। तो फाइनली एक बार फिर से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी देख सके। तो कल फिर मिलते हैं इसी क्लास के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में, जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जहां से हर बार एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब याद रख लेना कि टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जहां से हर बार एग्जाम में आते हैं और इसी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।